गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। और उस थ्योरी के टॉपिक में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन और भी मैंने पहले से इसको स्टडी करा दिया, पढ़ा दिया, तो मुझे बता देना, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो आप मुझे बताइए कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक क्या मैंने पहले स्टडी करा दिया है? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक क्या मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बात कर रहे हैं कि जो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से पॉइंट्स को लेके इसको डिफरेंशिएट किया गया है, हम आज इनकी बात करेंगे। ओके, तो आगे देखिए आप लोग। फर्स्ट जो डिफरेंस का मेथड है वो है ट्रांजैक्शन। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फर्स्टली हम जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को लेकर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ टाइप्स ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मल जगह, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हो कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इज दिस क्लियर? बट क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? तो नहीं, उसमें कैश हो या फिर क्रेडिट हो, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक कैश और क्रेडिट। क्या ये डिफरेंस आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया? क्या ये डिफरेंस आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया? अंशिका, ये डिफरेंस आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है इसमें कैपिटलाइज एंड रेवेन्यू नेचर
ट्रांजैक्शन। कौन कौन से आते हैं? कैपिटलाइज एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दोनों आते हैं। क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता। ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, ओनली ओनली रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन और आपके कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन दोनों को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दिस क्लियर? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन ओनली किसमें आएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, इसको भी रिकॉर्ड करना है, और कैपिटलाइज नेचर का ट्रांजैक्शन है, इसको भी रिकॉर्ड करना है। बट मेन जो बेस है वो क्या है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन होंगे तो ही उन्हें हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश हो अदरवाइज क्रेडिट हो, बट होना क्या चाहिए? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। क्लियर? देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसका बैलेंस हम किस नेम से इंडिकेट करते हैं? रिप्लाई करके बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसका जो बैलेंस है डिफरेंस किस नेम से हम शो करते हैं? करेक्ट, बैलेंस बीडिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, बैलेंस किस नाम से होता है? मियान रिसिप्ट नेम ऑफ बैलेंस, नेम ऑफ बैलेंस। यहाँ का होगा बैलेंस सीडी। लास्ट में हम डिफरेंस की बात करेंगे, बैलेंस सीडी आएगा। क्या इसमें भी डिफरेंस को बैलेंस सीडी हम यूज करते हैं क्या? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जो डिफरेंस आता है उसको भी बैलेंस सीडी के नेम से यूज करते हैं क्या? नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? सरप्लस अदरवाइज डेफिसिट। किस नेम से? सरप्लस या फिर डेफिसिट। ये थ्री डिफरेंसेस किसके प्रॉपर्ली समझ में आ गए? रिप्लाई करके जल्दी से बताइए। ये जो थ्री डिफरेंसेस की मैंने बात की है ये किसके प्रॉपर्ली समझ में आ गए हैं? ये जो थ्री डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूं वो किसके प्रॉपर्ली समझ में आ गए? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, यस और नो। ऑल थ्री स्टूडेंट्स जो भी कनेक्ट है। अक्षित आज लेट हो गए, रिप्लाई करके बताओ डिफरेंस समझ में आ गया आपके तीनों में? नेक्स्ट की बात करता हूं। रिलेटेड ईयर, इसमें हम जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं वो कौन से ईयर से आता है? ठीक है, यानी किस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें तो ट्रांजैक्शन वही आएंगे जिनका रिलेशन भी किससे होता है? करंट ईयर से रिलेटेड होता है। तो कहेंगे ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे उनका रिलेशन भी किससे होगा? करंट ईयर से ही होगा। ना प्रीवियस ईयर का हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे और ना ही नेक्स्ट ईयर का हम रिकॉर्ड करेंगे। ओनली कौन सा नेक्स्ट का? करंट ईयर का ही होना चाहिए। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन which is happened in current year। ये तो करंट ईयर का होना चाहिए, रिलेटेड करंट ईयर से होना चाहिए। ये बोल रहा है करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए। रिलेटेड ईयर कोई भी नहीं है। करंट ईयर में रिसीव हो गया है, करंट ईयर में रिसीव हो गया है, चाहे वो बिफोर 3 ईयर है बिफोर 4 ईयर है, इसमें यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है? हैपन इन करंट ईयर। वो ट्रांजैक्शन कब होना चाहिए? करंट ईयर में होना चाहिए।
करंट का होना चाहिए, ये इसका मैटर नहीं है। ये क्या कहता है, मुझे केवल कैश से मतलब है, इसलिए मैं कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। 2 ईयर पहले का आपने अभी रिसीव किया है तो मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, 2 ईयर बाद का आपने अभी पेमेंट कर दिया तो भी मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? तो वो ट्रांजैक्शन किस ईयर में हुआ है, वो ट्रांजैक्शन करंट ईयर में ही हुआ है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? क्या ये बात आपकी प्रॉपर्ली समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि क्या ये बात आपके समझ में आ गई है। यदि आगे है तो आगे बढ़े हम लोग, यदि यहाँ तक का पॉइंट आपके समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। आप अपने जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करो कि वो क्लास लें। सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए? अक्षित, आपका ग्रुप कहाँ गया? और क्या डिफरेंस इनमें हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? और क्या डिफरेंस इनमें हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि वो कहाँ जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए और क्या डिफरेंस हो सकता है। मैं इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है और आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बैलेंस ट्रांसफर, रिप्लाई आप करोगे। इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? तो देखिए आपको पता है इसे रिसिप्ट बैलेंस ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। बट कौन सी साइड में, कौन सी साइड में? एसेट्स साइड में। ये सबको पता है कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एक तरह से कैश अकाउंट है, इसलिए उसका डिफरेंस बैलेंस शीट में जाएगा। और कैश एसेट्स होती है तो एसेट्स में शो करेंगे। क्या सरप्लस को या डेफिसिट को भी हम एसेट्स में ही ट्रांसफर करेंगे? क्या क्या सरप्लस और डेफिसिट जो इसका डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो फिर उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? तो क्या होगा, इन कैपिटल फंड, इन कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड कहां होता है? लायबिलिटीज। कहां होता है? लायबिलिटीज होता है। एक्चुअली डिफरेंस हमारे बुक में दिया हुआ नहीं, आई थिंक, ठीक है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप तो देख के बताना, दिया कोई बात नहीं है। तो क्या ये जो 5 डिफरेंसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सबके समझ में आ गए हैं? ये जो 5 डिफरेंसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं क्या वो प्रॉपर्ली सबके समझ में आ गया है? रिप्लाई करके बताइए, रिप्लाई करके बताइए जो डिफरेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ सबके समझ में आ गए? ओके, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे और नेक्स्ट डिफरेंस हम बात करेंगे कैश अकाउंट, आई मीन कैश बुक और रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं तो किसके बीच में डिफरेंस बात करें, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एंड कैश। दिखने में हमें ये लगता है दोनों सेम ही तो है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कैश बुक तो हो क्या है, बट बहुत बड़ा चेंजेस है, एक नहीं कुछ चेंजेस है, नेचर सेम है। हम क्या कहेंगे, नेचर सेम है। नेचर सेम कैसे हुआ?
इसमें भी कैश ट्रांजेक्शन और इसमें भी कैश ट्रांजेक्शन, बस ये एक मैटर सेम है, बट इसके अलावा अदर देन नेचर और भी कुछ मैटर हैं जो दोनों में डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इधर मैं बात कर रहा हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इधर मैं बात कर रहा हूँ कैश बुक। इज दिस क्लियर? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, और एक तरफ मैं बात करूंगा कैश बुक की, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। ठीक है, तो इनके डिफरेंस को हम भी डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इजी है, ऐसा कोई कंफ्यूजिंग मैटर नहीं है, बट मोस्ट, और इसीलिए हम डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट। बेस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए बेस कहां से आएगा? तो याद रखना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेस पे प्रिपेयर होता है। क्लियर? पहले क्या बनाना होता है? फर्स्ट में क्या प्रिपेयर करना होगा? कैश बुक, और कैश बुक के बेसिस पे ही हम क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो कल ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, इस आधार पर बनाते हैं, कैश बुक के आधार पर इसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कैश बुक किसके बेसिस पे बनाएंगे? तो फिर हम कैश बुक किसके बनाएंगे? बेसिस बनाएंगे, ये बनाएंगे हम लोग डेली कैश ट्रांजैक्शन। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेली कैश ट्रांजैक्शन, कि रोजाना जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो पहले किस में रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में। डेली जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे वो किस में रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में। तो कैश बुक जब प्रिपेयर हो जाएगी तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या ये मैटर आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? क्या ये मैटर आपके समझ में आ गया प्रॉपर्ली? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेस क्या है? कैश बुक। पर कैश बुक का जो बेसिस है वो क्या है? कैश बुक का बेसिस है डेली कैश ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? फिर हम नेक्स्ट जो डिफरेंस की बात करते हैं वो करते हैं बात किसकी? पीरियड की। तो देखिए, कैश बुक हम कभी भी बना सकते हैं, मंथ वाइज बना सकते हैं, डे वाइज भी चलती रहती है। ठीक है, क्लियर? हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में मंथली बेसिस पे कैश बुक बना रहे थे। 11th क्लास में मंथली बेसिस पे हम लोग कैश बुक बना रहे थे। ठीक है, तो इसका कोई भी सर्टेन टाइम नहीं होता, कभी भी बनाई जा सकती है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर ही बनेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज इसको प्रिपेयर कब करना होगा? एंड ऑफ द ईयर। और इसमें क्या है? कोई भी पर्टिकुलर फिक्स डेट, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, पर जनरली कैश बुक है वो मंथली बनाते हैं। जनरली जो बिजनेसमैन है वो इसको मंथली बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि एक साथ को ईयरली बनाएगा तो ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो जाएंगे कि कैश बुक का फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर पाएगा। 20 या 50 पेजेस के अंदर कैश बुक चलती रहेगी। इसको क्या करता है? एवरी मंथ के एंड में बना देता है और उस मंथ के बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देता है। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मंथली बेसिस पे कभी नहीं बनता है। कब बनता है? एंड ऑफ द ईयर। कब बनेगा? ओनली एंड ऑफ द ईयर। कब बनेगा? एंड ऑफ द ईयर। और पीरियड कौन सा होगा? 1 ईयर का। एंड ऑफ द ईयर की बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होगा, और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? क्योंकि वो तो एंड ऑफ द ईयर होगा नहीं, जस्ट अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये डेली बेसिस पे हम कभी बना सकते हैं, ये डेली बेसिस पे हम कभी भी बना सकते हैं। तो क्या ये डेली बेसिस पे बना सकते हैं? नो, ये डेली बेसिस पे नहीं बनेगा। ये ऑलवेज कब बनाएंगे? हाँ, तो देखिए ये कब बनाते हैं? ओनली एंड ऑफ द
तो यहाँ क्या लिखेंगे, मंथ बेसिस, डेली बेसिस। कैसे बना सकते हैं इसको, मंथ बेसिस पे बना सकते हैं और डेली बेसिस पे बना सकते हैं, पर ये कभी मंथ और डेली बेसिस पे नहीं बनेगी, ये ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर ही बनेगी। क्या ये डिफरेंस भी आपके समझ में आ गया है? क्या ये डिफरेंस भी आपके समझ में आ गया है कि इसको वर्ष के अंत में बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर ही बनाया जाता है, बट इसको हम एंड ऑफ द ईयर कभी नहीं बना सकते। इसको कब बनाते हैं, मंथ भी बना लो, आप डे वाइज बना लो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन इसमें है, ठीक है। फिर हम चलें डेट वाइज। देखिए हमने रिप्लाई आप करोगे, मैं तो आपको रिमाइंड करा रहा हूं, हमने जब प्रीवियस ईयर में कैश बुक प्रिपेयर की थी, क्या डेट का कॉलम बनाते थे क्या? रिप्लाई नहीं। 11th क्लास में जब हमने कैश बुक प्रिपेयर की थी तो हमने डेट का कॉलम हमने वहां प्रिपेयर किया था, जब बनाया था ना। इट मींस रीजन क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे आते हैं, डेट वाइज कैसे आते हैं, डेट वाइज आते हैं इसके अंदर। इज दिस क्लियर? ठीक है, पर इसमें डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये डेट वाइज से हम शो करते ही नहीं है, ये डेट वाइज से नहीं होता। इतना लिखना है, दिस इज नॉट मेक अकॉर्डिंग टू डेट, दिस इज मेक अकॉर्डिंग टू डेट। ये किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, डेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, आई मीन इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है और इसमें डेट का कॉलम होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? इनमें से किसमें डेट का कॉलम होता है, किसमें नहीं होता, बताइए। किसमें डेट का कॉलम होगा, किसमें नहीं होगा? तो इसमें क्या लिखेंगे, नोट shown according to date, यहां क्या लिखेंगे, shown according to date। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों की? यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों की? चलो हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इस बार आप बताओ डिफरेंस, मैंने नहीं दिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट को किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कैश बुक को किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यू आर राइट, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ओनली कौन बनाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, करेक्ट है। बट कैश बुक कौन बनाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट है कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो कैश बुक कौन बनाता है, ये आपका रॉन्ग है। सबसे कैन यू रिप्लाई, अक्षित कैन यू रिप्लाई, हु मेक्स कैश बुक, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर है, मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे है बोथ टाइप्स ऑफ अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यान दो फर्स्ट वर्ड को मैं आपको रिप्लाई कर रहा है, केस बुक के बेसिस पे ही क्या बनाते हैं, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। इसका मतलब केस बुक तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी, कैश बुक प्रिपेयर होने के बाद ही हम क्या बनाते हैं, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। देखो मैंने कहा था डेली बेसिस पे क्या बनती है, कैश बुक, कैश बुक के बाद क्या बनती है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? इसका मतलब कैश बुक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रिपेयर करेगा और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रिपेयर कर सकता है। क्या बात समझ में आ गई है? कैश बुक बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं, बट रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ओनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही
प्रिपेयर करता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अकाउंट। नेक्स्ट करेंगे हमने अकाउंट, ठीक है। किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे उसके बाद में हम कर लेते हैं। ये ओनली मेमोरेंडम नेचर है। कौन सा नेचर है? मेमोरेंडम नेचर अकाउंट। और ये क्या है? प्रिंसिपल नेचर अकाउंट। मतलब ये मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए बनाते हैं। ईयरली यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन कितने से हुआ, टोटल इनकम कितनी आई है, टोटल डोनेशन कितना हुआ, टोटल सैलरी कितना हुआ, और ये मेमोरी नंबर। बट ये प्रिंसिपल मतलब ये मेन है। कहने का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाओ नहीं बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चाहे कि नहीं हम तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, कोई उन पर बाउंडेशन नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं है, फोर्सफुली कुछ नहीं कहा जा सकता। बट कैश बुक तो बनानी ही पड़ेगी। ये किस तरह बनाते हैं कि हमें पता लग जाए लाइक सब्सक्रिप्शन, भाई बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, तो अब मेमोराइज है वो क्यों है, डायरेक्टली हाथ से लेंगे। कैश बुक में क्या है? कैश बुक में क्या होता है, आपको ईयर में 20 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो उसकी एंट्री भी कितने टाइम हो गई? 20 टाइम। आपको वन बाय वन सब कुछ चेक करके बताना पड़ता है कि इस मंथ में इतने टाइम रिसीव हुआ, इतना अमाउंट हो गया, नेक्स्ट मंथ में इतना, नेक्स्ट मंथ में इतना, फिर टोटल हो गया उसका काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कैश बुक होने के बाद होती है, खाली मेमोराइज करने के लिए कि भाई फाइनली इतना अमाउंट हमने पे किया है या फिर इतना अमाउंट हमने रिसीव किया है। तो ये मेमोरेंडम नेचर क्या है कि स्मरणार्थ, एक याद रखने की पर्पस से बनाया गया नेचर का अकाउंट है। और ये क्या प्रिंसिपल है, मेन अकाउंट है, ये बनाना ही पड़ता है, आई मीन मेन बुक है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? जल्दी से बता दीजिए। सभी रिप्लाई किया करें, सभी रिप्लाई किया करें। ओके, तो इस तरह से हमने एक और डिफरेंस की बात आज कर ली है, ठीक है। तो आज हमने जो डिफरेंस स्टडी किया है, एक तो हमने किया है किस बेसिस पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सेकंड जो हमने डिस्कस किया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश फ्लो। एंड आई होप दोनों डिफरेंस आपके समझ में आ गए हैं। एंड नेक्स्ट एंड मेन थिंग, एग्जाम में इस चैप्टर से डिफरेंस का एक क्वेश्चन। हाँ, आपका जो भी क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैप्टर में आज मैं थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, ये कंप्लीट जाएगा तो फिर कल या आपको लगे एक दिन और ले लो, तो जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। फिर भी मेरे पास अभी 5 मिनट है और जो प्रॉब्लम है 5 मिनट में सॉल्व हो सकती है, तो मैं अभी सॉल्व करता हूँ। आज जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताइए, जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। और हाँ अक्षित, एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले कहा था हम ओनली कौन से एग्जांपल करेंगे, पहले हम पहले सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे। रीजन क्या है कि इलस्ट्रेशंस 16 है और उसमें ये अपना 25th वीडियो है, मतलब 25 क्लासेस है, संडे तो अलग से है, 1 मंथ चला गया। और यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अभी करेंगे, ऑफलाइन तो सारे करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर भी वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस सारे करेंगे, ठीक है। बट ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा करने का मीन ये होता है, कल मैंने बताया था कि एक चैप्टर में 2.5 मतलब 2 ढाई महीने से कम लग से ज्यादा ही टाइम लगेगा, कम नहीं लगेगा, ठीक है। 2 ढाई महीने से ज्यादा टाइम लगेगा, बस ये हमारा हमारी मजबूरी है जो आगे से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि भी आप एग्जाम्पल समझा के, बेसिक थ्योरी समझा के बच्चों को उस चैप्टर का एक मेयर बता दीजिए ताकि बच्चों को जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी तो उनको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज फील नहीं होगी, ठीक है। अक्षित, जो मैं कहने जा रहा हूँ समझ में आ रहा है?
संजोग पता होगा, मैंने कहा था कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि 19 का मतलब है फिर बाकी स्टूडेंट्स बोले सर फर्स्ट प्रॉब्लम बताइए, सर सेकंड प्रॉब्लम बताइए, सर थर्ड प्रॉब्लम बताइए, तो 1 मंथ चलेंगे 90 डेज कैसे हो गए, बीच में संडे अलग से, तो फिर एक 1 मंथ और अपना स्पेंड हो गया, ठीक है। बट जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगी आप इनमें से भी दोबारा से पूछ सकते हो, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको तो पता ही है, एक बार नहीं जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, ठीक है। आई होप विदिन 10-15 डेज तक हो जाएगा ऐसा। बोर्ड से देख लीजिए सब कुछ फेवर में हो, ताकि पढ़ने का इंटरेस्ट आए। फिर भी मेरे नंबर पे अक्षित, हाँ टेस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैं आपको एक डेट डिसाइड कर दूंगा और उसमें आपका टेस्ट दिया जाएगा। अब देखिए कुछ टॉपिक की और बात करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल की और बात करेंगे। सिलेबस में ये चैप्टर काफी डीप में है, पर हमारी इस बुक में जो न्यू बुक आई है, आप जानते भी हो कि मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। क्यों? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने से बुक तो कवर हो ही जाती है, बुक के अलावा भी हमें बहुत कुछ और सीखने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है हमारे पास ऐसे, इसमें ओनली क्या है, इसमें हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसके थ्रू बना रहे हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर साथ में वो क्या है ये प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन की। हमारे बुक में या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और उसके बाद हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। लेकिन अब और भी कौन से क्वेश्चन है, किस नेचर क्वेश्चन है जो एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स बार बार पूछे गए हैं, आपको बनाना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बनाना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमारे बुक में हमने स्टार्टिंग में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात की थी, लेकिन वो कैश बुक से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, कैश बुक से, लेकिन कैश बुक से नहीं। आपको इस बार एग्जाम में किसका आंसर दे दिया गया, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया हुआ है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया हुआ है, और बैलेंस शीट भी गिवन है। और अब कह रहा है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस नेचर के क्वेश्चंस नहीं है, बट ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। एंड वन मोर एंड मोस्ट थिंग कि इस टाइप के क्वेश्चन से इस चैप्टर का एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कमांड तब बनती है जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट गिवन होगी, बोथ ईयर की बैलेंस शीट गिवन है, और ओनली उन बोथ ईयर की बैलेंस शीट के बेस पे आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उस नेचर के क्वेश्चंस भी हमें अभी दिए हुए नहीं। दो नेचर हो गए। थर्ड नेचर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ रिवर्स बिल्कुल सही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, पॉजिटिव रोल करेंगे। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, सारे एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स जाएंगे। बट अब सेकंड क्या बोला, दोनों बैलेंस शीट गिवन है, दोनों बैलेंस शीट गिवन है, और अब बनाना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। टिपिकल नहीं होगा मैं बता दूंगा। एक और क्वेश्चन है वो बता देता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, सरप्लस कैलकुलेट हो गया है या फिर डेफिसिट कैलकुलेट हो गया है, और उसके बाद पता लगा अरे कुछ ट्रांजैक्शन को तो लिखा ही नहीं है, ओमिटेड हो गए, या कुछ एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, अदरवाइज कुछ ट्रांजैक्शन हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिए। तो अब रॉन्गली किया है या फिर हमने लिखा ही नहीं है, ओमिटेड हो गया, भूल गए हैं, और फिर हमने जो सरप्लस कैलकुलेट किया वो तो करेक्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, करेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं, और वो भी हमें यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।